जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल GKGS अजय सर MP में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का मध्य प्रदेश की इस महत्वपूर्ण क्लास पर, जहां आज अपन बात करने वाले हैं जबलपुर संभाग का एक महत्वपूर्ण जिला बालाघाट। दोस्तों, आज अपन बालाघाट पर विधिवत तरीके से चर्चा करने वाले हैं। आज आपको बताएंगे कि बालाघाट को क्यों कहते हैं मध्य प्रदेश का सबसे नक्सली जिला। क्या इसकी भौगोलिक स्थिति, या मान लीजिए भौगोलिक स्थिति के साथ मतलब जलवायु, या कैसी स्थिति है जिसके कारण से अपन क्या कहते हैं दोस्तों, मतलब मध्य प्रदेश का सबसे नक्सल प्रभावित जिला। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि अपन चर्चा करने वाले हैं बालाघाट के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो पहला क्वेश्चन यहीं से चालू होता है कि बालाघाट का क्षेत्रफल, किसकी बात करने वाले हैं दोस्तों, क्षेत्रफल, कि बालाघाट का अपना क्षेत्रफल कितना होगा। तो याद रखिएगा, इसका अपना क्षेत्रफल होगा 9229 वर्ग किलोमीटर। बहुत अच्छा प्रश्न। यदि क्षेत्रफल की बात करते हैं तो दोस्तों मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपको ज्ञात होगा छिंदवाड़ा, और सबसे छोटा होगा आपका निवाड़ी। लेकिन यहाँ स्पेशली बालाघाट के क्षेत्रफल की बात करते हैं कि बालाघाट का अपना क्षेत्रफल क्या होगा। तो 9229 यानी 9229 किलोमीटर। बात करेंगे अपन क्षेत्रफल के बाद तहसीलों की, कि बालाघाट में कुल कितनी तहसीलें विद्यमान है। तो याद रखिएगा 11 यानी 11 तहसीलें हैं। बात करेंगे विकास खंडों की, कि बालाघाट में कितने विकास खंड हैं। तो याद रखिएगा विकास खंडों की अपन बात करते हैं तो बालाघाट में विकास खंडों की संख्या होगी 10। कितनी होगी, 10। अब बात करेंगे दोस्तों नदी के किनारे, किसकी बात करेंगे, नदी के किनारे। यदि क्वेश्चन आता है कि बालाघाट किस नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखना है यह स्थित है अपना वैनगंगा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, वैनगंगा नदी के किनारे। क्लियर दोस्तों। यदि आता है क्वेश्चन कि बालाघाट जो मध्य प्रदेश का एक जिला है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो दोस्तों याद रखिएगा वैनगंगा नदी के किनारे स्थापित किया गया है बालाघाट, अर्थात स्थित है। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन औद्योगिक केंद्र पर, क्या किस पर बात करेंगे, औद्योगिक केंद्र। यदि कल आता है कि बालाघाट का औद्योगिक केंद्र अपना क्या होगा, तो याद रखना दोस्तों बालाघाट का औद्योगिक केंद्र होगा केरनापुर। क्या होगा दोस्तों, केरनापुर। यानी किस तरीके से प्रश्न आ सकता है कि केरनापुर किसका औद्योगिक केंद्र है, या बालाघाट का औद्योगिक केंद्र क्या है। तो दोस्तों याद रखना है केरनापुर है। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है बालाघाट की आकृति, किसकी बात करेंगे अपन, आकृति की, कि बालाघाट की अपनी आकृति कैसी होगी। तो याद रखना है दोस्तों बालाघाट की आकृति होगी उड़ते हुए पक्षी की भांति। कैसी होगी आकृति, यानी उड़ते हुए पक्षी की भांति। पक्षी कैसे उड़ते हैं दोस्तों, इसी प्रकार से उड़ते ना, तो उड़ते हुए पक्षी की भांति होगी बालाघाट की आकृति। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है बालाघाट जिला बना, यानी जिला बना। तो कब बना जिला दोस्तों, यह जिला बना है अपना 1956 यानी 1956 में। यदि आता है कि बालाघाट जिला कब बना, तो दोस्तों याद रखिएगा हमारा बालाघाट जिला बना है 1956 में। दोस्तों आपको ज्ञात होगा कि जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया या मध्य प्रदेश की स्थापना की गई, उस समय हमारे मध्य प्रदेश में जिलों की कुल संख्या थी 43, और उन्हीं 43 जिलों में आपका शामिल था बालाघाट। तो कभी क्वेश्चन आता है कि बालाघाट जो मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है, जो हमारे मध्य प्रदेश का सबसे नक्सली जिला कहलाता है, वह जिला कब बना था, तो 1956 में। तो एक बार पुनः देखेंगे, अगर बालाघाट के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 9229 यानी 9229 किलोमीटर। तहसीलों की बात करेंगे तो दोस्तों याद रखिएगा 11 यानी 11 तहसीलें हैं यहाँ पर। विकास खंडों की बात करेंगे तो कितने विकास खंड हैं, तो दोस्तों वो है आपके 10। कितने विकास खंड है, 10।
नदी के किनारे की अगर बात करते हैं कि बालाघाट किस नदी के किनारे है या किस नदी के तट पर है, तो दोस्तों वैनगंगा। औद्योगिक केंद्र की बात करेंगे कि बालाघाट किस का औद्योगिक केंद्र क्या होगा, तो दोस्तों याद रखिएगा बालाघाट का जो औद्योगिक केंद्र होगा वह होगा अपना किरणापुर। अगर बात करेंगे आकृति यानी बनावट की कि बालाघाट की अपनी आकृति डिजाइन या बनावट किस प्रकार की है, तो हमने बात की उड़ते हुए पक्षी की भांति। जिला बना, तो जिला का बन रहा दोस्तों, जिला बन रहा है 1956 यानी 1956 में। कब बन रहा है? 1956 में। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बालाघाट को याद रखना दोस्तों, घाटियों का जिला कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? यदि आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिला को घाटियों का जिला कहा जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा अपना बालाघाट मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जिसे घाटियों का जिला कहा जाता है। जैसे पर्वतों का जिला टीकमगढ़ को कहते हैं ना दोस्तों, उसी प्रकार से घाटियों का जिला किसे कहते हैं? घाटियों का जिला कहते हैं बालाघाट को। क्लियर? अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बालाघाट को शिकारियों का स्वर्ग कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? क्या कहते हैं? शिकारियों का स्वर्ग। यदि आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिला को शिकारियों का स्वर्ग कहते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा बालाघाट एक प्रदेश का ऐसा जिला है जिसे शिकारियों का क्या कहा जाता है? स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ग कहा जाता है। अगला एक महत्वपूर्ण तथ्य, बालाघाट सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला है। क्लियर दोस्तों? बहुत बढ़िया प्रश्न, क्योंकि अभी तक पढ़ा था कि मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा वर्षा होती है तो होशंगाबाद के पचमढ़ी में। कहाँ होती दोस्तों? होशंगाबाद के पचमढ़ी में, यानी 199 सेंटीमीटर। लेकिन अगर प्लेस की बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं, क्षेत्र की बात करते हैं, तब तो ऑप्शन पचमढ़ी बनेगा, वो जो होशंगाबाद में स्थित है, जिसे पर्यटकों का स्वर्ग, ग्रीष्म राजधानी समझ रहे हैं ना दोस्तों, तो उसे कहेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो दोस्तों याद रखिएगा हमने क्या बात की कि बालाघाट सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला है। कहाँ का? अपने मध्य प्रदेश का। यानी मध्य प्रदेश के 52 जिलों में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ हो रही है, तो दोस्तों याद रखिएगा अपने बालाघाट में। अर्थात बालाघाट हमारे मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है। क्या होती है? सबसे ज्यादा वर्षा होती है। क्लियर? अगला एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, बालाघाट प्रदेश का सबसे ज्यादा शुद्ध हिंदी भाषी जिला है। क्लियर दोस्तों? हमने क्या बात की है कि जो बालाघाट है अपने मध्य प्रदेश का एक जिला, यह प्रदेश का सबसे ज्यादा, यानी कहाँ की बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा शुद्ध हिंदी यानी लैंग्वेज की, भाषा की बात कर रहे हैं, शुद्ध हिंदी भाषी जिला है। अर्थात यदि कल प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश के 52 जिलों में सबसे ज्यादा शुद्ध हिंदी यानी सही हिंदी, कुशल हिंदी
कहाँ पर बोली जाती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अपने बालाघाट में। अब इंदौर वाले बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई हम भी तो हिंदी बोलते हैं। तो भाई हिंदी बोलते हैं, लेकिन उतनी हिंदी नहीं शुद्ध बोलते जितनी कि बालाघाट वाले बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी हिंदी में मालवी मिक्स रहता है। जैसे बुंदेलखंड वाले, छतरपुर वाले सोच रहे होंगे, तो भाई साहब छतरपुर में कौन से बुंदेलखंडी मिक्स रहती है, आपके शहडोल वाले में आपकी बघेली रहेगी मिक्स। समझ रहे ना दोस्तों? उसी भांति अगर आता है कि मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा शुद्ध हिंदी भाषी वाला जिला कौन सा है, तो दोस्तों याद रखिएगा, अपना बालाघाट मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहां अधिकांशता हिंदी जो भाषा बोली जाती है वह उसका शुद्ध रूप होता है, बोलने में शुद्ध बोली जाती है। क्लियर है दोस्तों? अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बालाघाट को मैग्नीज की नगरी कहते हैं क्योंकि यहीं पर हारवेली खुली खदान स्थित है। क्लियर? अगर आता है कल प्रश्न कि मध्य प्रदेश के किस जिला को मैग्नीज की नगरी कहते हैं, बहुत बड़ा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न, कि मध्य प्रदेश के किस जिला को मैग्नीज की नगरी के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा, अपना बालाघाट एक ऐसा जिला है जिसे मैग्नीज की नगरी कहते हैं। और मैग्नीज की नगरी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहीं पर भारवेली खुली खदान, यानी एक खदान है जिसका नाम है भारवेली। क्या नाम है? भारवेली। दोस्तों याद रखिएगा, ये खुली खदान, ओपन खुली खदान कहाँ पर स्थित है? बालाघाट में। इसीलिए बालाघाट को कहते हैं मैग्नीज की नगरी। क्या कहते हैं? मैग्नीज की नगरी। अगला एक महत्वपूर्ण तथ्य है, बालाघाट में एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी तांबे की खान मलाजखंड स्थित है, जिसकी लंबाई, जो मलाजखंड है उसकी लंबाई 170 मीटर और चौड़ाई कितनी दोस्तों? चौड़ाई है उसकी 20 मीटर। क्लियर? 20 मीटर। क्लियर? हमने क्या बात की कि बालाघाट में, यानी मध्य प्रदेश का जो जिला है बालाघाट, यहाँ पर एशिया महाद्वीप की, कहाँ की? एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी तांबे की खान, और जिसका नाम होगा मलाजखंड। क्या नाम होगा? मलाजखंड। वह कहाँ स्थित है? बालाघाट में। और जिसकी लंबाई दोस्तों 170 मीटर है, और अगर चौड़ाई की बात करते हैं तो 20 मीटर, यानी 170 मीटर उसकी लंबाई होगी और लगभग 20 मीटर उसकी चौड़ाई होगी, जिसे मलाजखंड के रूप में जाना जाएगा। और यह एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी तांबे की खान होगी, और जो अपने बालाघाट में स्थित है। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको क्लास बेहतर समझ में आई होगी। अगर क्लास बेहतर समझ में आ रही है तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि हम बात करने वाले हैं बालाघाट के और आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो चलें दोस्तों, बहुत बढ़िया प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बनने वाले बालाघाट में। बने रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि दोस्तों बालाघाट प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा नक्सली जिला के रूप में पहचाना जाता है। दोस्तों बताने वाले हम क्यों कहते हैं बालाघाट को
नक्सली जिला। क्या होता है नक्सलवाद? चलेंगे दोस्तों, तो बात करेंगे अपन बालाघाट के आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। बालाघाट मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न, एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न। बालाघाट, याद रखिए कहाँ की बात कर रहे हैं? अपने बालाघाट मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला। लिंगानुपात का मतलब यहाँ अपन बात करने वाले हैं क्या महिलाएं कम है, और महिलाएं कम है तो पुरुषों की तुलना में कितनी कम है, अर्थात यहाँ देखना है अपन को क्या मतलब एक प्रकार का वाटर लेवल कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं का वाटर लेवल क्या होगा, कितनी संख्या पर 1000 पर आएगी महिलाओं की। तो दोस्तों यदि आता है कि मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा लिंगानुपात, ये अभी पिछले पीएससी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, जो हाल ही में पीएससी का भी रिजल्ट आया है, उसमें पूछा गया था सबसे कम, तो भिंड आया था ऑप्शन, लेकिन सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला, इससे पहले जो पीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया प्रश्न, बहुत ही बड़ा प्रश्न था कि बालाघाट मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला, जहां का लिंगानुपात है 1021/1000। यानी समझ में आ रहा है दोस्तों, मतलब यहाँ मध्य प्रदेश का बालाघाट एक ऐसा जिला है जहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1021 लेडीजें अर्थात देवियां आती हैं। दोस्तों समझ में आ रहा होगा कि यह मध्य प्रदेश के 52 जिलों में बालाघाट एक ऐसा जिला जहां पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। हाँ दोस्तों, बड़े सौभाग्य की बात है कि बालाघाट में, याद रखिएगा, पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। देख सकते हैं क्योंकि 1000 जहां बच्चे जन्म ले रहे हैं वहीं पर 1021 बच्चियां जन्म ले रही हैं। ये आंकड़े होंगे दोस्तों 2011 के। क्लियर दोस्तों? 2011 के। तो क्लियर, अगर प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो दोस्तों याद रखना है बालाघाट। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, बालाघाट में पेपर लेस कार्यालय स्थित है। यदि कल प्रश्न आता है कि दोस्तों मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है यहाँ का एक कार्यालय है जहाँ पर वो एकदम पेपरलेस है, अर्थात पेन कॉपी पर कोई काम नहीं होता, डायरेक्टली नेट में होता है, कंप्यूटर पर होता है, तो पेपरलेस कार्यालय। पहले प्रश्न समझे, पेपरलेस कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा अपने बालाघाट में। यानी बालाघाट ही मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहां पर पेपरलेस कार्यालय स्थापित किया गया है। अगला एक महत्वपूर्ण तथ्य, बालाघाट एक ऐसा जिला जिसने मनरेगा का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से
तरीके से किया। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों। आप देख सकते हैं हमने क्या बात की कि मध्य प्रदेश का बालाघाट पहला जिला या एक ऐसा जिला जिसने मनरेगा सुना होगा दोस्तों। मनरेगा जिसमें 100 दिन की दिहाड़ी मिलती है, गांव में पीला कार्ड बनता है, राशन कार्ड टाइप का। तो दोस्तों मनरेगा का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करने वाला यह प्रदेश का पहला जिला, अर्थात हम शॉर्ट में बोले, अपनी भाषा में बात करें आपसे कि बालाघाट ही हमारे मध्य प्रदेश का एक ऐसा पहला जिला है जिसने सर्वप्रथम मनरेगा का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया। अर्थात कैसे? आपके सीधे ऑनलाइन रुपया क्या किया? ट्रांसफर किया। क्लियर दोस्तों? तो बालाघाट। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बालाघाट में मध्य प्रदेश का पहला वन राजकीय महाविद्यालय 1979 में स्थापित किया गया। बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। बालाघाट में कहाँ की बात हो रही दोस्तों? बालाघाट में मध्य प्रदेश का पहला वन राजकीय महाविद्यालय 1979, यानी कब की बात कर रहे हैं? 1979 में स्थापित किया गया है हमारे बालाघाट में मध्य प्रदेश का पहला वन राजकीय महाविद्यालय। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, बालाघाट में मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी नहर, जिसका नाम होगा वैनगंगा नहर। क्या नाम होगा? वैनगंगा नहर, जिसकी स्थापना 1923 यानी 1923 में की गई वैनगंगा नदी से। क्लियर? क्वेश्चन आता दोस्तों, पहले प्रश्न समझा करें कि मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी नहर, तो याद रखिएगा कहाँ स्थित है? अपने बालाघाट में। यानी मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी नहर, कहाँ की बात कर रहे हैं दोस्तों? सबसे पुरानी नहर, उस नहर का नाम होगा वैनगंगा नहर। और ये कहाँ पर स्थित है? तो हमने पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि बालाघाट में स्थित है, जिसकी स्थापना, यानी जो वैनगंगा नहर है जिसकी स्थापना कब की गई है? 1923। और वह कहाँ स्थित है? बालाघाट में। तो प्रश्न समझिएगा कि मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी नहर, उसका नाम होगा वैनगंगा नहर। वह बालाघाट में स्थित है और इसकी स्थापना की जा रही है 1923 यानी सन 1923 में। और दोस्तों कहाँ से की जा रही है स्थापना? तो वैनगंगा नदी से। कहाँ से की जा रही है? वैनगंगा नदी से की जा रही है। आपकी किसकी? जो मतलब नहर है वैनगंगा नहर, जो मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी नहर के रूप में जानी भी जाती है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बालाघाट में संजय सरोवर परियोजना चलाई
जा रही है। क्लियर है दोस्तों। यदि है प्रश्न कि संजय सरोवर परियोजना, तो याद रखिएगा दोस्तों, हमारे बालाघाट में, कहाँ की बात हो रही है? बालाघाट। हमारे बालाघाट में संजय सरोवर परियोजना चलाई जा रही है। यदि आता है कि संजय सरोवर परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों बालाघाट में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आपके बालाघाट में स्थित है। और दोस्तों याद रखिएगा, बालाघाट में ही 52 खड़ी परियोजना, 52 खड़ी परियोजना जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। क्लियर दोस्तों। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यहाँ से पूरा प्रश्न समझो, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना। संयुक्त का मतलब है मिली जुली परियोजना। तो दोस्तों उस परियोजना का नाम होगा 52 खड़ी परियोजना। और यह कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखना है, यह हमारे बालाघाट में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अपने बालाघाट में स्थित है। अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, बालाघाट पोहा, चावल, अलसी, पोहा, चावल, अलसी के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है। क्लियर है दोस्तों। हमने क्या बात की कि जो मध्य प्रदेश का एक जिला, महत्वपूर्ण जिला, जिसे अपन बालाघाट के रूप में जानते हैं, बालाघाट पोहा, क्या भाई बात है, नाश्ता में पोहा, समझ रहे हैं ना दोस्तों। पोहा, चावल, अलसी। अलसी एक तिलहन फसल है दोस्तों। कैसी फसल है? तिलहन। क्लियर। तो अलसी समझते हैं जिससे तेल निकाला जाता है। अलसी के उत्पादन में अपना मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान रखता है। कल प्रश्न आएगा कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जो चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, तो अपना बालाघाट। पोहा में अपना बालाघाट, अलसी में अपना बालाघाट, यानी प्रथम स्थान रखता है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, बालाघाट अभ्रक के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। क्लियर दोस्तों। हमने क्या बात की कि जो मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला बालाघाट है, यह अभ्रक के उत्पादन में, किसके उत्पादन में? अभ्रक के उत्पादन में मध्य प्रदेश में अपना पहला स्थान रखता है। कौन? अपना बालाघाट। क्लियर दोस्तों। कौन? बालाघाट। क्लियर है दोस्तों। अगला बालाघाट में बांस, सागवान और तेंदुपत्ता, जिससे बीड़ी बनाते हैं, क्यों दोस्तों? तो तेंदुपत्ता वृक्षों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। क्लियर दोस्तों। हमने क्या बात की है कि जो मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण जिला बालाघाट है, वह बांस के वृक्ष, बहुत बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। बांस जिसका टोकरी बनाने में प्रयोग किया जाता है, कागज बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। तो बांस और सागवान, याद रखिएगा, सागवान
और तेंदुपत्ता यानी तेंदु वृक्षों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। यानी कल आएगा कि मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा बांस किस जिले में उत्पादित होते हैं या प्राप्त होते हैं, तो दोस्तों अपन को याद रखना है अपने बालाघाट में। और याद रखिएगा सागवान के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो वह भी अपना बालाघाट। और तेंदुपत्ता के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो वह भी अपना बालाघाट ही प्रसिद्ध है। क्लियर दोस्तों, ये बालाघाट ही प्रसिद्ध है। यानी किसके लिए, अपना बांस के लिए, अपना सागवान के लिए, अपना तेंदुपत्ता के लिए। ये कौन प्रसिद्ध है, अपना बालाघाट। क्लियर दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, बालाघाट में सन 1936 में ब्रिटिश सरकार ने मूरम नाला की स्थापना सिंचाई टैंक के लिए की। क्लियर है दोस्तों। हमने क्या बात की है कि बालाघाट में, कहाँ की बात करने जा रहे हैं, अपने बालाघाट में सन 1936 यानी 1936 सन 1936 में ब्रिटिश सरकार ने, यानी जो अंग्रेजी हुकूमत है उसे बोलते ब्रिटिश सरकार यानी इंग्लैंड वाली, ने मूरम नाला की क्या करवाई थी, स्थापना करवाई थी। यानी बालाघाट में सन 1936 में ब्रिटिश सरकार ने सिंचाई टैंक के लिए एक नाला बनवाया था और जिसे कहते हैं मूरम नाला। क्या कहते हैं दोस्तों, मूरम नाला। यह कहाँ पर स्थित है, यह स्थित है अपने कहाँ पर, बालाघाट में। कहाँ पर, बालाघाट में। क्लियर दोस्तों। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बालाघाट में सारथी बांध, कौन सा बांध, सारथी बांध। और कौन सा बांध होगा, धोती बांध, साड़ी वाला धोती, कौन सा, साड़ी वाला धोती बांध। और नहर सेरा बांध चंदन नदी पर स्थित है। क्लियर। पहले प्रश्न समझे दोस्तों। हमने क्या बात की कि मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक बांध है जिसका नाम है सारथी बांध, एक दूसरा बांध है जिसका नाम है धोती बांध, एक तीसरा बांध है जिसका नाम है नहर सेरा बांध। और दोस्तों जो नहर सेरा बांध है वो किस नदी पर है, तो दोस्तों याद रखिएगा वह चंदन नदी पर। किस नदी पर स्थित है, चंदन नदी पर। यदि आता है कि बालाघाट में जो नहर सेरा बांध है वो किस नदी पर स्थित है, तो दोस्तों याद रखिएगा वह अपने चंदन नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है, चंदन नदी पर स्थित है। क्लियर दोस्तों, किस नदी पर, चंदन नदी पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बालाघाट में मल्लधर जलप्रपात और गांगुल पारा जलप्रपात स्थित है। गांगुलपारा जलप्रपात स्थित है। क्लियर है दोस्तों। हमने क्या बात की कि जो बालाघाट है वहां पर दो जलप्रपात बहुत प्रसिद्ध हैं,
बालाघाट में एक जलप्रपात जिसका नाम होगा मल्लधर। क्या नाम होगा? मल्लधर जलप्रपात, देव नदी पर दोस्तों। और एक दूसरा जलप्रपात होगा जिसका नाम होगा गांगुलपारा। क्या नाम होगा? गांगुलपारा जलप्रपात। कहाँ पर स्थित है? तो यह भी अपने बालाघाट में ही स्थित है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि क्लास आपको बेहतर समझ में आ रही होगी, और क्लास बेहतर समझ में आ रही तो प्लीज आप इसका लेंगे स्क्रीनशॉट। और दोस्तों आपसे एक अपील रहेगी कि यदि जो भी भाई चैनल पर नए आए हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही क्लास को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और क्लास को लाइक तथा कमेंट के माध्यम से सपोर्ट प्रदान कीजिएगा। चले तो बालाघाट के आगे के बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों पर तो लेंगे दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट। चलो और कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं बालाघाट पर, विचार करने वाले हैं दोस्तों। बने रहिएगा आप हमारे साथ। चलो तो दोस्तों अपन ने बात की बालाघाट के अभी बांधों पर, बालाघाट के जलप्रपातों पर। अब अपन बात करेंगे बालाघाट में कौन सी जनजातियां प्रसिद्ध हैं। क्या प्रसिद्ध हैं? जनजातियां। जनजातियां यानी ऐसी कौन सी जनजातियां हैं जो बालाघाट में अत्यधिक पाई जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो जनजातियां पाई जाती हैं, एक जनजाति जिसका नाम होगा बैगा। क्या नाम होगा? बैगा। और दूसरी एक महत्वपूर्ण जनजाति पाई जाती है और जिसका नाम होगा हलवा, यानी हलवा। हाँ दोस्तों, नाश्ता वाला हलवा नहीं, ये एसटी वाला, जनजातियों वाला। तो अगर कल आता है कि बालाघाट में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, तो दोस्तों अपन को बताना है कि बालाघाट में आपकी बैगा जनजाति की पर्याप्तता है, और दोस्तों बालाघाट में हलवा जनजाति की भी क्या है? अधिकता पाई जाती है। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बालाघाट में सबसे ज्यादा सिंचाई तालाबों के माध्यम से की जाती है। क्लियर? हमने क्या बात की दोस्तों कि जो बालाघाट जिला है, याद रखिएगा किसकी बात कर रहे हैं अपने? बालाघाट कि बालाघाट में यदि प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा तालाबों से सिंचाई की जाती है, तो दोस्तों बालाघाट में। क्योंकि बालाघाट मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहां सबसे ज्यादा तालाबों से सिंचाई। तालाबों का जिला अलग प्रश्न है कि तालाबों का जिला किसे कहते हैं, तो टीकमगढ़ को कहते हैं। सबसे ज्यादा तालाब कहाँ है, तो बालाघाट में है। तालाबों का जिला किसे कहते हैं, तो आपका टीकमगढ़ को। हमने बताया कि सबसे ज्यादा तालाब कहाँ, सॉरी, तो जबलपुर में। हमने बालाघाट बोल दिया था, तो सबसे ज्यादा तालाब है जबलपुर में, लेकिन तालाबों का जिला किसे कहते हैं, टीकमगढ़ को। और सबसे ज्यादा तालाबों से सिंचाई कहाँ होती है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तालाबों से सिंचाई अपने बालाघाट में की जाती है। कहाँ की जाती है, अपने बालाघाट में की जाती है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न तथ्यों पर बात करेंगे। बालाघाट की नदियां, यानी बालाघाट में कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां मतलब प्रवाहित होती हैं या बहती हैं। तो जैसे अपन ने वैनगंगा, दूसरी नदी एक नाम सुना होगा वैनगंगा, एक नाम सुना होगा चलई नदी, एक नाम सुना होगा
घिसरी नदी। कौन सी? घिसरी नदी। एक नाम सुना होगा पंजन नदी, और एक नाम सुना होगा आपने चंदन नदी। यानी बालाघाट में नदियां कौन सी प्रवाहित होती हैं या बालाघाट के बॉर्डर से या सीमा से निकल कर बहती हैं? तो दोस्तों हमने बात की वैनगंगा नदी, दूसरी नदी रैनगंगा, तीसरी चेन्नई, चौथी घिसरी, पांचवी बंजार और छठवीं चंदन, और एक और होगी जिसे अपन कहते हैं देव नदी। क्या नाम होगा? देव नदी। तो ये महत्वपूर्ण नदियां कहाँ से बहती हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये सभी महत्वपूर्ण नदियां अपने बालाघाट से प्रभावित होती हैं। कहाँ से? बालाघाट से प्रभावित होती हैं। क्लियर दोस्तों? कहाँ से प्रभावित होती हैं? बालाघाट से। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, बालाघाट से हिंद यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के प्राप्त हुए हैं। क्लियर दोस्तों? हम बात क्या करने जा रहे हैं कि बालाघाट ही मध्य प्रदेश का एक ऐसा जगह है जहाँ से एक हिंदी यूनानी शासक, और जिसका नाम क्या है? मीनांडर। क्या नाम है? मीनांडर के महत्वपूर्ण क्या प्राप्त हुए हैं? सिक्कों के साक्ष्य मिले हैं। सिक्कों के क्या मिले? सिक्कों के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। अर्थात एक हिंदी यूनानी शासक है जिनका नाम है मीनांडर। अगर पूछा जाए कि इनके सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा, इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं अपने बालाघाट से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बालाघाट से। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बालाघाट के पर्यटक स्थल, यानी बालाघाट में पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं जो घूमने की दृष्टि से या भ्रमण की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं? तो जैसे पहले अपन आते हैं लॉजी का किला। लॉजी का किला दोस्तों, इस किले में जो मंदिर हैं याद रखिएगा, यहाँ के मंदिर कलचुरी राजाओं द्वारा बनवाए गए थे। जो पर्यटक स्थल में पहला अपन ने नाम लिया लॉजी का किला। कौन सा? लॉजी का किला। ये कहाँ पर है? अपने बालाघाट में। और दोस्तों याद रखना है कि लॉजी में जो भी मंदिर है, इन मंदिरों का निर्माण करवाए गए कलचुरी एक वंश हुआ, कलचुरी वंश के शासकों ने क्या बनवाए थे? यहाँ के मंदिर बनवाए थे। दोस्तों क्या बनवाए थे? मंदिर बनवाए थे। दूसरा अपन यहाँ देखते हैं, लॉजी के किला के बाद मनचारण कुटी, यह भी एक पर्यटक स्थल है बालाघाट का। मनचारण कुटी, यानी मनचारण कुटी क्या है? तो दोस्तों पहले हमने बात की लॉजी का किला, यह भी कहाँ का? अपने बालाघाट का एक पर्यटक स्थल है। इसके बाद अपन बात क्या कर रहे हैं कि मनचारण कुटी। कौन सी कुटी की बात कर रहे हैं दोस्तों? मनचारण कुटी की। मनचारण कुटी कहाँ पर? तो दोस्तों हमने बताया कि यह भी क्या है? आपका बालाघाट का एक पर्यटक स्थल है। क्या है? पर्यटक स्थल। फिर एक आता है मतलब हट्टा की बावड़ी। क्या आता है? हट्टा की बावड़ी। दोस्तों याद रखिएगा, हट्टा की बावड़ी यह भी एक क्या है? पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। एक नाम सुना होगा संजय सरोवर परियोजना। क्या नाम सुना होगा दोस्तों? संजय सरोवर परियोजना। यह भी बालाघाट का
पर्यटक स्थल कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। तो ये रहे बालाघाट के आपके पर्यटक स्थल। कल आएगा कि बालाघाट के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल या भ्रमणशील या दर्शनीय स्थल कौन से हैं। तो हमने अपन पहले बात की फिरोजी का किला, हट्टा की बावड़ी, मंचारण कुटीर और संजय सरोवर परियोजना, सारथी बांध और धोती बांध, ये सब क्या कहलाते हैं? आपके बालाघाट के पर्यटक स्थल के रूप में जाने जाते हैं। अगली महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर अपन बात करेंगे बालाघाट में मंदिर, यानी बालाघाट में मंदिर कौन से प्रसिद्ध है। तो जैसे पहला मंदिर का नाम आता है और उसका नाम होगा रामपाली का मंदिर। रामपाली का मंदिर। यदि आता है प्रश्न कि रामपाली का मंदिर कहाँ पर सुशोभित है या कहाँ पर विद्यमान स्थित है, तो दोस्तों बालाघाट में। अगला जो महत्वपूर्ण मंदिर होगा उसका नाम होगा धनसुमा गोसाई मंदिर। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आता है कि धनसुमा गोसाई मंदिर कहाँ है, तो यह भी बालाघाट में। अगला आता है कोटेश्वर का मंदिर। याद रखिएगा दोस्तों, कोटेश्वर का मंदिर, यह भी कहाँ स्थित है, तो यह भी अपने बालाघाट में ही स्थित है। कहाँ पर? यानी कोटेश्वर का मंदिर आपका बालाघाट में, धनसुमा गोसाई मंदिर यह भी आपका बालाघाट में, और आपका कोटेश्वर का मंदिर बालाघाट में। और एक और मंदिर होगा जिसे कहते हैं अपन गायत्री मंदिर, ओम भूर्वा। समझ रहे हैं ना दोस्तों? तो याद रखिएगा रामपाली का मंदिर कहाँ है? अपने बालाघाट में। धनसुमा गोसाई मंदिर कहाँ है? तो अपने बालाघाट में। कोटेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तो यह भी बालाघाट में। और गायत्री प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? यानी गायत्री प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो अपने बालाघाट में ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बालाघाट में ही स्थित है। क्लियर? अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बालाघाट के प्रसिद्ध व्यक्ति यानी यहाँ की महान हस्तियों के रूप में कैसे जाना जाता है। तो जैसे पहला नाम आता है परवेज, क्या नाम आता है? मेहरून निसा परवेज। क्या नाम आता है? मेहरून निसा परवेज। और एक और नाम आता है मुश्ताक खान। क्या नाम आता है? मुश्ताक खान। तो आता है कि बालाघाट के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन से हैं। तो एक नाम आया मेहरून निसा परवेज, दूसरा नाम आया मुश्ताक खान। क्या नाम आया? मुश्ताक खान। ये बालाघाट की प्रसिद्ध हस्तियों के रूप में जाने जाते हैं। तो उम्मीद करते दोस्तों आपको क्लास बेहतर लगी होगी, और क्लास बेहतर लगी होगी तो प्लीज़ आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाकर दोस्तों हमें अपना सपोर्ट प्रदान कीजिए। अगर दोस्तों आप बेल आइकन का बटन दबाते तो हमारे द्वारा टाइम टू टाइम भेजी गई नोटिफिकेशन या जानकारियाँ आप तक पहुँचेंगी। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास को लेकर। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।